हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है, तो ये कब लागू होती है, कब ये ख़त्म होती है। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किन कार्यों को करने पर अपराध माना जाता है और सज़ा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखें और एक तरफ से हम एक करके सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चुनाव से कितने दिन पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जैसे ही चुनाव आयोग विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान करता है, वैसे ही ये आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और ये कब तक लागू बनी रहती है, तो जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रभावी रहती है। ठीक है, जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक प्रभावी रहती है। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, रिजल्ट घोषित हो जाता है, उसी के साथ ये आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाती है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता जो होती है वो किसी कानून का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, ये किसी भी कानून का हिस्सा नहीं होती है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये लागू हो जाती है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के आचरणों से ये क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चुनावी सभा, रैली, जुलूस और रोड शो पर निर्देश होते हैं। आखिर किस तरीके से चुनावी सभाएं होंगी, किस तरीके से रैली निकाली जाएगी, किस तरीके से जुलूस निकाले जाएंगे, रोड शो किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आदर्श आचार संहिता को नज़र में रखते हुए ये किया जाता है। और जो आदर्श आचार संहिता है, आखिर ये शुरू कब से हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद क्या होता है कि कोई भी सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणा या परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या किसी भी सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। मतलब अगर आप या कोई भी पार्टी या कोई उम्मीदवार अगर अपने समर्थकों के साथ रैली निकालेगा, जुलूस निकालेगा, तो सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी पड़ेगी। इसके बाद ही ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है और न ही वह किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है, किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे कि धर्म, जाति के आधार पर मतभेद पैदा हो। कहने का तात्पर्य है कोई भी राजनीतिक दल कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम पूर्व रिकॉर्डेड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी पार्टी की, किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहे हैं या किसी उम्मीदवार की आप आलोचना कर रहे हैं, तो वो जो आलोचना है वो सत्यापित होनी चाहिए, पूर्व रिकॉर्डेड होनी चाहिए कि उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड हो। मतलब आप मनमाने तरीके से आलोचना नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, और इसके बाद अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगा सकते हैं। देखिए, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद आप बिना अनुमति के किसी की ज़मीन या किसी के घर में, जो जैसे किसी के घर की दीवार पर जो बाल पेंटिंग होती है, बाल राइटिंग होती है, वो या कहीं पर भी झंडे, बैनर आदि आप नहीं लगाएंगे। और अगर लगाते हैं तो उस घर या जहाँ पर भी आप लगाते हैं उसके मालिक से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, इसके बाद आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं और वोटरों को शराब या पैसे बांटने पर भी मनाही होती है। देखिए, अगर आप वोटरों को लुभाने के लिए उनको शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मतदान के दौरान ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना हो। कहने का तात्पर्य, जब जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो एजेंटों के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा जो कह सकते हैं कि जो बस्ता लगाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शिविर साधारण हो और वहाँ किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद ना हो और कोई भी खाद्य सामग्री पर नहीं परोसी जाए।
तो जहाँ पर भी आप बस्ता लगाते हैं तो वहाँ पर जो कोई भी किसी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी मतदाता को लुभाने का कोई प्रयास वहाँ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में कौन कौन से आचरण आते हैं आप देख सकते हैं कि मतदाताओं को पैसा देना एक भ्रष्ट आचरण है। मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आते हैं और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। तो आदर्श आचार संहिता का अगर उल्लंघन हो रहा कि नहीं हो रहा उस पर नज़र रखने के लिए जो चुनाव आयोग होता है वो अपने पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त कर देता है। ठीक है। उनके माध्यम से चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर ये नज़र रखता है कि कौन व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो आचार संहिता होती है ये जब लागू हो जाती है तो लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाज़त के बिना किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तबादले बंद हो जाते हैं, तबादला नहीं हो सकता है जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और अगर तबादला करना है, कोई ऐसी स्थिति है कि तबादला करना जरूरी है, तो चुनाव आयोग की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। इसके बाद आचार संहिता को लागू करने में चुनाव आयोग की भूमिका आखिर क्या होती है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि चुनाव आयोग जो होता है वो अपने प्रेक्षकों की मदद लेता है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निगाह रखने के लिए, नज़र रखने के लिए। और इस काम में है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से उस पर नज़र रखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की मदद लेते हैं और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की मदद लेते हैं, अर्थात IAS IPS और जो भी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से चुनाव आयोग इन कार्यों को संचालित करता है। इसके अलावा इन सेवाओं के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं उनकी भी तैनाती चुनाव आयोग प्रेक्षक के रूप में करता है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता की आखिर शुरुआत कैसे हुई। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि शुरुआत आखिर कैसे हुई थी, तो सबसे पहले 1960 में हमने आपको बताया भी था कि 1960 के जो केरल विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता को तैयार किया गया था। इसमें पार्टियों और उम्मीदवारों ने यह तय किया कि वो किन किन नियमों का पालन करेंगे। तो 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ और बाद में उसमें और नियम जुड़ते चले गए। ठीक है। धीरे धीरे नियम जुड़ते चले गए और इस तरीके से चुनाव आयोग ने सितंबर 1979 में राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाकर आचार संहिता में संशोधन किया। इसे अक्टूबर 1979 में हुए आम चुनाव में लागू किया गया। ठीक है। और साल 1991 का जो साल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। 1991 का जो साल है ये महत्वपूर्ण साल है। ये उस समय क्या था, राजनीतिक अस्थिरता का काल था। सरकारें गिर रही थीं, बन रही थीं, तो बड़ा उस समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। तो उस समय साल 1991 का आम चुनाव आदर्श आचार संहिता के विकास में सबसे अहम था। इसमें आचार संहिता का विस्तार किया गया। चुनाव आयोग भी इसके पालन के लिए सक्रिय हुआ। तो खास तौर से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि मजबूत तरीके से 1991 के जो चुनाव हुए थे उसमें आदर्श संहिता जो थी उसको मजबूत तरीके से लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता ये होती है आखिर ये कितने दिनों तक लागू बनी रहती है। तो कब तक ये लागू रहती है, तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा जैसे ही होती है वैसे ही इसे लागू किया जाता है। और यह हमने आपको बताया कि प्रक्रिया जैसे ही चुनाव की पूर्ण होती है वैसे ही ये ख़त्म हो जाती है। अर्थात जो चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण का मतलब है कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होते हैं वैसे ही रिजल्ट घोषित होने के साथ ही ये फिर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। मतलब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश में इसको लागू किया जाता है और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है उस राज्य में ये लागू होती है। ठीक है। इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए आखिर नियम क्या होते हैं। जब ये लागू हो जाती है तो चुनाव प्रचार के लिए क्या नियम होते हैं। तो चुनाव आयोग के अनुसार कोई दल
या उम्मीदवार ऐसा किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषाई जातियों और समुदायों के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी दल, कोई उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे धार्मिक उन्माद फैले, ठीक है, धार्मिक रूप से आपस में शत्रुता बढ़े, ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी पार्टी, कोई उम्मीदवार नहीं करेगा। दूसरी चीज़, जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्डेड और कार्य तक ही सीमित रखा जाए। ये भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के सभी पहलुओं की आलोचना करने से दूर रहें। ये भी हमने आपको बताया कि कोई भी दल या कोई उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के सभी पहलुओं की आलोचना करने से दूर रहें। उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी बिल्कुल ना करें, उससे बचें, ठीक है। इसमें शर्त यह है कि ये पहलू किसी के सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होने चाहिए और तोड़ मरोड़ कर या असत्यापित आरोपों के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, ठीक है। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, मंदिर हो या अन्य कोई पूजा स्थल है तो उसका चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि उसके माध्यम से उसको एक मंच के रूप में बनाया जाए और वहाँ से चुनाव प्रचार किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सभी दल और प्रत्याशी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। और भ्रष्ट आचरण और अपराध क्या है मैंने आपको बता दिए हैं कि भ्रष्ट आचरण किसे माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि मतदाताओं को घूस देना, मतलब पैसा देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, ठीक है, उनसे दूसरों के वोट डलवाना, ठीक है, और मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, ये सब क्या है, ये भ्रष्ट आचरण माने जाते हैं। मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए जो परिवहन और वाहन की जो व्यवस्था की जाती है वो भी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आती है। किसी भी प्रकार के वाहन या किसी प्रकार के परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाएगी किसी भी मतदाता को लाने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी उसके राजनीतिक मत या गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों न करते हों, ठीक है, सभी का सम्मान है, सभी का सम्मान किया जाएगा। और लोगों के मत या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी प्रकार किसी परिस्थिति में न तो कोई प्रदर्शन किया जाएगा और ना ही धरना दिया जाएगा। जैसे आप किसी पार्टी के हैं और दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी पार्टी को मानता है, वो उसमें आस्था रखता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि उसके घर के सामने जाकर के आप जुलूस निकालें, वहीं प्रदर्शन करें, ठीक है, तो वहीं धरना दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये सब गलत है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। ये भी चीज़ हम आपको अभी बता चुके हैं। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि दूसरी पार्टी की कहीं जनसभा चल रही है, कहीं वो अपनी बैठक कर रहे हैं तो उसमें जाकर के आप व्यवधान उत्पन्न करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। और ये सब क्या है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों, ठीक है। किसी दूसरे दल की बैठक चल रही है, आप वहां से जुलूस निकाल रहे हैं, उनको इरिटेट कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल आप नहीं करेंगे, ठीक है। एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप किसी दीवार पर किसी दूसरे दल के पोस्टर लगे हुए हैं और उन पोस्टरों को हटा करके आप अपने पोस्टर लगा रहे हैं, या फिर उन पोस्टरों के ऊपर आप अपने पोस्टर लगा रहे हैं, किसी का बैनर हटा रहे हैं, अपना बैनर लगा रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी गलत है और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये भी पॉइंट ये देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
लाउड स्पीकर आप रात 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं बजा सकते हैं, और 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मतदान केंद्र के लिए क्या नियम है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट कि मतदान केंद्र के लिए क्या नियम रखे गए हैं। देखिए, मतदान के दिन, जिस दिन मतदान होता है उस दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर मतलब 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। मतलब जो मतदान केंद्र है उसकी 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी प्रकार का आप प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह से के हथियार से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार, मतलब आप कहने का तात्पर्य यह है कि मतदान केंद्र में या 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई हथियार आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि आखिर आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अपराध हैं। तो ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।